हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और बैक बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बात किए थे शुरुआत के लेक्चर्स में, जब बॉन्डिंग का बेसिक आप लोगों को बता रहे थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेम एटम, यानी कि वो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो मिलकर वो बॉन्ड बनाया है कोवलेंट बॉन्ड, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से आया है, यानी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता है। एक जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी कि दोनों एटम अपना अपना हिस्सा का इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जो कि दूसरा वाला भी उस पर अपना हक जता सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए एक एटम है X जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा एटम है Y जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हम लोगों को मिलेगा कि किसी एक मॉलिक्यूल में एक एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में एक एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जो कि ये लोन पेयर का हम लोग एरो दिखाते हैं वेकेंट ऑर्बिटल के तरफ, और जैसे ही वो बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एक एरो से। बेसिकली होता क्या है कि इसका अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मेरे को कन्वर्ट करना है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जो कि ये कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है क्योंकि ये शेयरिंग के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आ रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आ रहा है, जो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको वो वाई रखेगा कहां? उसके लिए उसके पास कम से कम एक वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कि किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे मॉलिक्यूल के किसी दूसरे एटम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर हो तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि लोन पेयर से एरो निकलता है और वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ एरो जाता है, और वो लोन पेयर कन्वर्ट कर जाता है सिग्मा बॉन्ड में, और वो वेकेंट ऑर्बिटल गायब हो जाता है। अब वो ऑर्बिटल वेकेंट नहीं रहेगा, वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हो जाएगा बाय दिस इलेक्ट्रॉन, और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एरो से। एरो का जो टेल है वो जिस एटम से निकल रहा है एरो, उसको हम लोग कहते हैं डोनर एटम, और एरो का जो हेड जिस एटम की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर, यानी कि डोनर का इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट किया है। इसको इंडिकेट करने का एक और तरीका होता है कि हम इस एरो हेड को हटा दें, यानी कि बॉन्ड रहेगा, लेकिन अब ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें किसी भी तरफ कोई एरो हेड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बट इसको इसमें कन्वर्ट करने में एक छोटा सा कन्वर्जन करना होता है कि जो डोनर एटम होता है उस पे आप लगा देंगे प्लस चार्ज, और जो एक्सेप्टर एटम है उस पे लगा देंगे माइनस चार्ज। प्लस क्योंकि वो डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, और माइनस क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या हो। तो एक मॉलिक्यूल में कोई एक एटम है जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए, एक दूसरे मॉलिक्यूल में कोई एक एटम है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, जिसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को पता भी होगा, हम पहले के वीडियो लेक्चर से बता चुके हैं। नहीं पता तो बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये तो आप लोगों को निकालने आता है, इसका हम फॉर्मूला बता चुके हैं 2-3 वीडियो लेक्चर पहले कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स प्लस माइनस चार्ज होल डिवाइड बाय 2। तो यहां से आप अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा sp3, यानी कि इसके पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और साइड एटम्स कितना है? 3, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उस साइड एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, तो बच गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होता है। तो यहां पे आपको दिख रहा है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यानी कि बॉन्ड बनाएगा वो 3 साइड एटम के साथ, वो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बच गया उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें प्रेजेंट होगा लोन पेयर। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर। सिमिलरली BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास है एक वेकेंट ऑर्बिटल। ये हम लोग कैसे पता चलेगा? तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, sp2 का मतलब एक p ऑर्बिटल उसके पास अभी खाली है। वैसे भी आप देखो बोरॉन
के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 फ्लोरीन यहां पे आपको दिख रहा है जिसके थ्रू वो बॉन्ड बना लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हो गया 6। 3 तो अपना था और 3 जो फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाया उससे जो उसको शेयरिंग में मिला, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में हो गया 6। और आउटर मोस्ट शेल जो सेकेंड पीरियड का है उसमें कुल जगह है 8 इलेक्ट्रॉन का, एक s ऑर्बिटल होता है उसमें और 3 p ऑर्बिटल होता है। सबको अगर भर दोगे तो कितना निकल के आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो यह बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या उससे कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, इट कंटेन्स अ वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये पहला पॉइंट है नोट डाउन करने वाला। वापस एक बार रिपीट करते हैं। इफ एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड has 6 electrons or less than 6 electrons in its outermost shell in the molecular form, then it has a vacant p orbital that can act as acceptor during coordinate bond formation। तो ये एक पॉइंट है। अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड से नीचे वाले पीरियड में यानी कि थर्ड पीरियड और बिलो, तो वैसे केस में अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया है तब भी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, और वो एक्सेप्टर के जैसा काम कर सकता है। यानी अगर सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तो फिर वो एक्सेप्टर के जैसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी कि उसके पास s और p का तीनों पूरा भर चुका है, तो उसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। सो इट कांट एक्ट एज एन एक्सेप्टर ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो, तो उसके बाद उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो भी गया है देन ऑल्सो इट कैन एक्ट एज एन एक्सेप्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट में, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है? वो वेकेंट p ऑर्बिटल है। और यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ। नाइट्रोजन विल एक्ट एज डोनर, बोरॉन विल एक्ट एज एक्सेप्टर, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर हम बना दिए। हम डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिखे हैं कि वो एरो हेड को हटा के डोनर को दे दिए प्लस चार्ज और एक्सेप्टर को दे दिए माइनस चार्ज। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में फायदा किसका हुआ? तो अल्टीमेटली बोरॉन का फायदा हुआ जिसका ऑक्टेट यहां कंप्लीट नहीं था, और यहां पे आप बोरॉन को गौर से देखिए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है, कुल मिला के उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन का कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, पहले भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट था और बाद में भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इसलिए होता है सो दैट कि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एक दूसरा भी चेंज आप देख सकते हैं इसमें कि जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो जो डोनर एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है। यहां पर भी नाइट्रोजन sp3 था और इस जगह भी नाइट्रोजन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एक्सेप्टर एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है। जैसे यहां पर बोरॉन को आप देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। यहां पे बोरॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो ये एक चेंज आप नोट डाउन कर लेंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोनर एटम, बट देयर इज चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। और वो चेंज किस तरफ होता है? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस बाय 1। यहां पर sp2 यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो कन्वर्ट कर गया। ठीक है, तो दिस वाज बेसिक अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग का नाम डेटिव पाई बॉन्ड भी होता है। होता क्या है बैक बॉन्डिंग और उसका नाम डेटिव पाई बॉन्ड क्यों होता है? बढ़िया समझिए, जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्म ले, जैसे यहां पर आप देखिए वाला केस हम बताए आप लोगों को और ये एग्जांपल दिखाए, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि वो पहला बॉन्ड है उन दोनों एटम के बीच में, क्योंकि वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली द बॉन्ड विल बी सिग्मा, और उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्म ले ले, तो पाई बॉन्ड का फॉर्म वो कब ले सकता है? जब विद इन द मॉलिक्यूल कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, यानी कि 2 एटम के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, वो अटैच्ड है, वो एक मॉलिक्यूल का ही पार्ट है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है,
ठीक है, और वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल दो एटम के बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है और उसमें से किसी एक एटम के पास लोन पेयर है और किसी दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वो लोग सोचेगा कि चलो यार एक और बॉन्ड बना लेते हैं, बिकॉज हम लोग के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। लेकिन क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले से बॉन्ड है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। तो अगर कभी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्म ले, इफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पाई बॉन्ड, देन दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। डेटिव पाई बॉन्ड क्यों सो कह रहे हैं? डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड, या आप नोट डाउन कर लें। और जब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि डेटिव बॉन्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग क्या है? इट इज नथिंग बट डेटिव पाई बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड टेकिंग अ फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे मान लो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अकेला बैठा हुआ है। जब यहां पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था तो उसके साथ अमोनिया था और अमोनिया के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अकेला बैठा हुआ है तो वैसे केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर कोई नहीं है तो वो बैक बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। कैसे करेगा देखिए, जैसे BF3 का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। बोरॉन के पास आपको पता यहां पे बता चुके हैं कि एक वेकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है, प्रेजेंट है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट होता है 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया तो उसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आप देखिए ये फ्लोरीन डोनर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये बोरॉन एक्सेप्टर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर। तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और डोनर को दे दिए प्लस, एक्सेप्टर को दे दिया माइनस, ये वेकेंट ऑर्बिटल गायब हो गया और यहां पर एक लोन पेयर गायब हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्म हुआ BF3 का, जिस केस में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन के पास प्लस चार्ज बिकॉज फ्लोरीन इज एक्टिंग एज डोनर, बोरॉन के पास माइनस चार्ज बिकॉज बोरॉन इज एक्टिंग एज एक्सेप्टर। आपके मन में आ सकता है कि सर फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास प्लस चार्ज आ रहा है तो थोड़ा स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज किया है क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट ऊपर वाले केस में इनकम्प्लीट था, जो कि बैक बॉन्डिंग की वजह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, आप गौर से देखिए। जो एक्सेप्टर एटम यानी कि बोरॉन, उसका हाइब्रिडाइजेशन यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है। देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि यहां भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। वो जो एक बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग, बट you can see that hybridization of donor atom changes from sp3 to sp2। यहां पर फ्लोरीन sp3 है। कैसे है sp3? 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, और यहां पर 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरीन चेंजेस फ्रॉम sp3 to sp2, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस बाय 1 इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये बैक बॉन्डिंग था, दोनों है मोटा मोटी एक ही चीज। सिर्फ बैक बॉन्डिंग उस केस को बोलते हैं जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्म ले ले। अब हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग के कुछ कंडीशंस का। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कंडीशन समझने से पहले किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का डोनेटिंग टेंडेंसी या एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का ऑर्डर समझ लो और उसको नोट डाउन भी कर लो कि जब भी हम लोग बात करते हैं एक डोनर का, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एक बेहतर डोनर है, बेटर डोनर है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। जैसे जैसे आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज करता है, क्योंकि जब आप ऊपर रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होता है क्योंकि साइज छोटा होता है। जैसे हम अगर कंपेयर करें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन फास्फोरस। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड आर बेटर डोनर देन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एटम डिक्रीजेस। ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। और दूसरा पॉइंट, जब आप बात कर रहे होंगे एक्सेप्टर का, तो एक्सेप्टर के लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अगर किसी एटम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है तो वो एक बेहतर एक्सेप्टर है, बेटर एक्सेप्टर है एज कंपेयर टू द एलिमेंट, एज कंपेयर टू द एटम विथ वेकेंट d ऑर्बिटल। क्यों ऐसा?
क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एटम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर कभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो s और p पूरा भर जाता है ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तभी उसके पास p ऑर्बिटल खाली होगा। तो अगर बोल रहे हैं हम कि p ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा डेस्परेट होगा। तो अगर वेकेंट p है तो वो एक बेहतर एक्सेप्टर है, अगर वेकेंट d है तो वैसे केस में उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एन एटम हैज वेकेंट p ऑर्बिटल इट इज बेटर एक्सेप्टर देन एन एटम विथ वेकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए। हम लोग देखते हैं कुछ कंडीशंस कि कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्डिंग आसानी से बनता है। जैसे इस पहले केस को देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ऑब्वियसली बोरॉन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, तो उसके पास हमेशा एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल, बहुत आराम से कोऑर्डिनेट बैक बॉन्डिंग होगा यहां पर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp3 से sp2 में कन्वर्ट कर जाएगा। अभी नाइट्रोजन का शेप है, इस केस में इस मॉलिक्यूल का शेप है पिरामिडल, और यहां पर उसका शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि नॉन प्लेनर से प्लेनर में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर ये केस को देखो आप, तो फिर फास्फोरस के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। फिर से यहां पर बैक बॉन्डिंग होगा और मॉलिक्यूल का जो शेप है वो पिरामिडल से प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में बेहतर बैक बॉन्डिंग किसमें हुआ होगा। अगर टेंडेंसी का बात किया जाए तो देखो एक्सेप्टर दोनों में सेम है, बोरॉन, और एक्सेप्टर के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत डेस्परेट है। लेकिन डोनर एटम अलग अलग है, यहां नाइट्रोजन यहां फास्फोरस। नाइट्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर लाई करता है वो एक बेटर डोनर होगा, अभी बताए थे आप लोगों को, यानी कि इस केस में डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, इस केस में डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा, विच मींस इस केस में बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस केस। बट स्टिल ये वाला केस भी बैक बॉन्डिंग करता है और ये पिरामिडल से प्लेनर में कन्वर्ट कर जाता है। अब एक कंडीशन समझना, अगर कोई डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, तो वैसे केस में इट हार्डली मैटर्स कि एक्सेप्टर के पास वेकेंट p है कि वेकेंट d, वो किसी भी वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड देन इट कैन फॉर्म बैक बॉन्डिंग विथ आइदर वेकेंट p ऑर्बिटल और वेकेंट d ऑर्बिटल, किसी के साथ भी बना सकता है। लेकिन जबकि एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं पहले हम लोग। तो इस केस को अगर आप देखो तो फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये बॉन्ड बना रहा है SiH3 के साथ। सिलिकॉन जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप गौर से देखिए, सिलिकॉन इस केस में 4 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड ये रहा और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, दैट इज वेकेंट d ऑर्बिटल। तो क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है एज डोनर, तो उसका जो एक्सेप्टर एटम यहां पर है वो वेकेंट p वाला हो या वेकेंट d वाला हो, इन आइदर केसेस वहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये भी बैक बॉन्डिंग कर देगा यहां पर, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट कर गया, पिरामिडल से प्लेनर में कन्वर्ट कर गया। तो कोई बोलेगा कि NSiH3 होल थ्राइस का एक्चुअली शेप कैसा है, तो उसका शेप प्लेनर है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो ये बात क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड देन इट विल फॉर्म बैक बॉन्ड विथ आइदर वेकेंट p ऑर्बिटल और वेकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा डोनर है। लेकिन अगर डोनर एटम थर्ड पीरियड का है तो वो उतना अच्छा डोनर नहीं है, तो वैसे केस में इट विल फॉर्म बैक बॉन्ड ओनली विथ वेकेंट p ऑर्बिटल, बिकॉज p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन का बहुत जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसके साथ वो बैक बॉन्डिंग बना लेगा। बट इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड एक्सेप्टर एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, सिलिकॉन वेकेंट d ऑर्बिटल अगेन, तो यहां पर ये डोनर एटम भी खराब है और जो एक्सेप्टर है वो भी बहुत डेस्परेट नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वैसे केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। और अगर आपको कोई बोले PSiH3 होल थ्राइस का शेप क्या होता है, द शेप इज नॉट प्लेनर, इट इज पिरामिडल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर ही चुके हैं। If the donor atom belongs to second period, it will form back bond with either p orbital, vacant p orbital or vacant d orbital. But if the donor atom belongs to third period, then in that case it will form back bond only with vacant p orbital. Vacant d orbital के साथ बैक बॉन्डिंग ना के बराबर बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक बॉन्डिंग का कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और कंडीशन है
कि जब भी बैक बॉन्डिंग होता है तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना बैक बॉन्डिंग तगड़ा बनेगा, उतना बैक बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। ठीक है, तो टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्ड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। एक एग्जांपल इसमें देखें तो इस एग्जांपल को देखो, NCl3 में नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, तो वो डोनर की तरह काम कर सकता है, वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो अच्छा डोनर है। और यहां पर क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बिकॉज क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो उसके पास वेकेंट डी होना ही है। जो भी एलिमेंट थर्ड पीरियड या उससे नीचे होता है उसके पास वेकेंट डी होता है, तो यहां पर क्लोरीन जो है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, यानी कि सारा कंडीशन बैक बॉन्डिंग का सेटिस्फाई कर रहा है, बट स्टिल यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, विच इज 3। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ना के बराबर हो गया तो बैक बॉन्डिंग भी ना के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सीखे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे, उसका कंडीशन क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस होता है। हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में सीखे, बैक बॉन्डिंग के कंडीशंस के बारे में सीखे कि बैक बॉन्डिंग कब अच्छा बनता है, कब खराब बनता है, टेंडेंसी अच्छा और खराब कब होता है, कब बैक बॉन्डिंग ना के बराबर बनेगा, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज होगा या शेप में क्या चेंज होगा। जैसे एक डोनर एटम अच्छा डोनर एटम तब है जब वो सेकेंड पीरियड का है, और एक एक्सेप्टर एटम अच्छा एक्सेप्टर एटम तब है जब उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो आप अपने पढ़ाई में भी अगर आप डोनर एटम के जैसा काम कर रहे हैं कहीं पर भी, देन बिहेव एज एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। किसी को अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से दो, और अगर आप एक्सेप्टर एटम के जैसा काम कर रहे हैं, जैसे अभी इस वीडियो को देखते हुए आप काम कर रहे हैं एज एक्सेप्टर, देन बी लाइक अ वेकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि बहुत डेस्परेट होकर वीडियो को देखो ताकि आपके केस में भी बैक बॉन्डिंग बहुत शानदार बने। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। अगले वीडियो में विल टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल एंड इट्स कंपैरिजन।